तो चलिए विद्यार्थियों, आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। स्नातक पाठ प्रथम अनिवार्य हिंदी पद्य भाग और उसके तीसरे पाठ मैथिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता जागो फिर एक बार, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। इस पाठ पर हम दो चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। निराला छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, आधार स्तंभ है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद की काव्य प्रवृत्तियों के भी साक्षी और रचनाकार रहे हैं। उनके बारे में हम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी विचारधारा, उनकी जो क्रांति चेतना है, राष्ट्रीय भावना है, जागो फिर एक बार कविता का भावार्थ और व्याख्या विश्लेषण कर चुके हैं। अब इस चर्चा में बारी है जागो फिर एक बार पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है। जैसा कि हम लगभग सभी पाठों का प्रश्नोत्तर से संबंधित पाठों की प्रश्नोत्तर से संबंधित चर्चा करेंगे, उसी क्रम में यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस पाठ से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता का संदेश या प्रेरणा क्या है? तो जैसा कि हमने भावार्थ के समय, प्रतिपाद्य के समय और सारांश के समय पढ़ा था कि यह कविता एक प्रकार से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का संदेश देती है, प्रेरणा देती है। तो उत्तर होगा, मोह निद्रा में सोए हुए भारतीयों के समक्ष उनके गौरवपूर्ण इतिहास का संदेश देकर उन्हें स्वाधीन चेतना के लिए जागृत करना। ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस कविता में जागो फिर एक बार कविता में निराला ने दुर्बलता को किसके समान बताया है? तो उत्तर होगा, कवि ने दुर्बलता की आलोचना की है और दुर्बलता की प्रतीक के रूप में भेड़ को चुना है, जो अपने बच्चे की भी, अपने शिशु की भी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने दुर्बलता को जीवन में मृत्यु, अभिशाप और दुख के समान बतलाया है। अगला प्रश्न है, इस कविता में चतुरंग से क्या तात्पर्य है? कविता के प्रारंभ में ही इस शब्द का जिक्र है, चतुरंग चमू। चतुरंग का अर्थ है सेना के चार अंग, जिसका कि हम आगे भी जिक्र करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न होगा। लेकिन यहाँ अब इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि चतुरंग से क्या तात्पर्य। तो सेना के चार अंगों के लिए चतुरंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा किसने कहा था? तो इस कविता में जिस महापुरुष का, जिस वीर योद्धा का जिक्र आया है, वही इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने ही ये संकल्प व्यक्त किया था, इसी का उद्घोष किया था। अगली पंक्ति है, अगला प्रश्न है, शेरों की मान में आया है आज श्यार। पंक्ति में श्यार किसके लिए आया है? तो हमने कविता में पढ़ा था, इसका उत्तर होगा अंग्रेज़ों के लिए। यानी कि कवि निराला ने अंग्रेज़ों को भारतवासियों के लिए शियार से ज़्यादा बढ़कर नहीं माना था और उन्होंने अंग्रेज़ों को शियार की भांति डरपोक और कायर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, पश्चिम की उक्ति नहीं है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता, खाली जगह स्मरण करो एक बार के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर होगा
गीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार। कवि यहाँ पर गीता है शब्द को 2 बार दोहराता है कविता में, तो यही उत्तर होगा, गीता है। निराला का पूरा नाम क्या है? कई बार इस प्रकार का प्रश्न भी कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, क्योंकि निराला को सभी लोग निराला के नाम से ही जानते हैं, पूरा नाम बहुत कम लेते हैं। तो पूरा नाम होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चूँकि इनका जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम सूर्यकांत रखा गया। निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1896 ईस्वी, महिषादल, राज्य बंगाल, यहाँ इनका जन्म हुआ था। निराला द्वारा संपादित पत्र का नाम बताइए। वैसे निराला मतवाला, समन्वय और सुधा इन 3 पत्रिकाओं के कार्यों से जुड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने संपादन किया था समन्वय का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण, दारागंज का संत, दिनों का मसीहा किस कवि को कहा जाता है? उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न है, निराला की काव्य रचनाओं के नाम बताइए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि उनकी सभी रचनाओं का जिक्र हम पूर्व में कृतित्व के अंतर्गत कर चुके हैं, पहली चर्चा के अंदर कर चुके हैं, तो कुछ प्रतिनिधि रचनाओं के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा, आराधना, गीतगुंज, सांध्य आदि। सांध्य के बारे में हमें ध्यान रखना है कि यह निराला के निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई थी 1969 में, और निराला की मृत्यु हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित उपन्यासों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। अगला प्रश्न होगा, निराला के कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो उत्तर होगा शुकुल की बीबी, लिली आदि। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रेखा चित्रों के नाम बताइए। तो निराला ने अपने साहित्य लेखन में रेखा चित्रों पर भी हाथ आजमाया है, और उनके महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं बिल्लेश्वर बकरिया और कुल्ली भाट। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि मैंने भाव, भाषा और छंद की उल्टी गंगा बहाई है? तो उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि भाव, भाषा और छंद के संदर्भ में जो परिपाटी चली आ रही थी, निराला ने उसे पलट दिया था। भाषा में अभिजात्य को छोड़कर, संस्कृत निष्ठता को छोड़कर सामान्य जन भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। छंद में परंपरागत छंदों को छोड़कर उन्होंने मुक्त छंद का प्रणयन किया। भाव में केवल कल्पनाशीलता को नहीं, जो खुरदरे और यथार्थ भाव है, जो व्यक्ति को चोट करते हैं और यथार्थ पर सोचने को मजबूर करते हैं, ऐसे भावों में भी उन्होंने कविताएं लिखी है। इसलिए उन्होंने भाव, भाषा और छंद के संदर्भ में एक प्रकार से परंपरा का अतिक्रमण किया है, परंपरा को तोड़ा है। इसलिए ये उनकी उक्ति है और जो कि सटीक है। अगला प्रश्न है, निराला हिंदी के किन किन वादों से संबद्ध रहे, या कि उनका संबंध किन किन वादों से है, साहित्य के किन किन आंदोलनों से हैं? तो उत्तर होगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जिसे हम सही मायने में प्रयोगशील कहेंगे, इनसे संबंध जो कि रहे थे, या कि इससे संबंधित काव्य रचनाएं उन्होंने की थी। कुछ रचनाएं उनकी दार्शनिकता से संबंधित भी है, लेकिन यहाँ पर जब वाद का ही संदर्भ है तो हम यही कहेंगे
कि छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से वो संबंध रहे। हालांकि प्रयोगवाद के अंदर अज्ञे ने जिन तार सप्तकों का प्रकाशन किया था, उन किसी भी तार सप्तक में निराला जी को शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर हम प्रयोगवाद को एक काव्य प्रवृत्ति के रूप में देखते हैं तो निराला के अंदर ये काव्य प्रवृत्ति और वाद की सीमा पर नहीं, शील की सीमा पर थी, देखने को मिलती है। 1942 में निराला ने जिस काव्य की रचना की थी, कुकुरमुत्ता, वह एक प्रकार से प्रयोगशील रचना है। आगे देखिए, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इस रचना में उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है, पूंजीवाद के प्रति व्यंग्य किया है और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, जूही की कली और तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम कविता का नाम बताइए, या कि प्रथम रचना का नाम बताइए। तो उत्तर होगा जूही की कली। जूही की कली 1916 में लिखी थी निराला जी ने, और 1916 एक प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेद युग के नाम से ख्यात है। और इस युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह युग हिंदी साहित्य में वस्तुनिष्ठता, अभिधात्मक कविता, आदर्श और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। एक साहित्य के क्षेत्र में एक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसलिए जब निराला जी ने इस कविता को लिख करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास प्रकाशन के लिए भेजा, तो द्विवेदी जी ने इस रचना को वापस लौटा दिया और प्रकाशित करने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें उन्होंने एक प्रकार से अश्लीलता का आरोप लगाया। दूसरी बात यह कि जिस छंद में ये लिखी गई थी वह छंद था मुक्त छंद, जो कि द्विवेदी जी पसंद नहीं करते थे, उसके पक्ष में नहीं थे, तो इन्होंने उसे प्रकाशित नहीं किया। बाद में ये निराला जी के अन्य संग्रहों में प्रकाशित हुई है। आगे देखिए, जागो फिर एक बार कविता में सिंध नद तिरवासी किसे कहा गया है? कविता के प्रारंभ में ही ये पंक्ति आई है, तो यह भारतवासियों के लिए कहा गया है। गीता की उक्ति नहीं, गीता की उक्ति क्या है? गीता की उक्ति है, योग्य जन जीता है, अर्थात योग्यतम की विजय होती है, योग्य व्यक्ति ही अपने जीवन को कायम रख सकता है, कर्म का संदेश देती है। जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव निहित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय जागरण का भी आप लिख सकते हैं, और ऑप्शन में के रूप में अगर उत्साह है तो उत्साह भी जो कि आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह कविता एक प्रकार का उद्बोधन गीत है। उद्बोधन गीत वहाँ या उनके लिए लिखा जाता है जो निराश होते हैं, जिनको एक प्रकार से हिम्मत और दिलासा दी जाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति को, समाज को और देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, जोश और उत्साह जगाने के लिए उद्बोधन गीत गाए जाते हैं या कि उद्बोधन गीत लिखे हैं। इस प्रकार के उद्बोधन गीत स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के पक्षधर कवियों ने बराबर से लिखे हैं। दिनकर ने भी कई सारे उद्बोधन गीत लिखे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में भारतीयों को किसका रूप माना गया है? तो उत्तर होगा ब्रह्म का। सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? यह सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अपने बच्चे को छिनता हुआ देख निर्निमेष कौन रहती है? यानी कि अपलक होकर कौन उसे देखती रहती है? तो इसका उत्तर होगा भेड़, यानी कि मेष माता। अगला प्रश्न है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भारतवासियों को गीता की याद क्यों दिलाई है? जागो फिर एक बार कविता में उन्होंने भारतवासियों को गीता की याद क्यों दिलाई है? उत्तर होगा आलस्य त्याग कर कर्म की प्रेरणा हेतु गीता की याद दिलाई है। अगला प्रश्न देखिए, प्राणांत तक अपने बच्चे को बचाने के लिए कौन संघर्ष करती है जागो फिर एक बार कविता के अनुसार? तो उत्तर होगा शेरनी या सिंहनी। अगला प्रश्न है, सेना के 4 अंग कौन कौन से हैं? क्योंकि सेना को चतुरंग सेना कहा जाता है। जो संपूर्ण सेना होती है उसे चतुरंग सेना कहा जाता है। जब सेना के चारों अंग पूर्ण हो तो वह एक पूर्ण सेना मानी जाती है। तो सेना के 4 अंग होंगे, पैदल सैनिक है, गज सेना है, अश्व सेना है यानी घोड़ों की सेना है, हाथियों की सेना है, और रथ सेना अर्थात जो कि रथ भी जिस सेना में हो वो पूर्ण सेना मानी जाती है। और यही सेना के 4 अंग हैं। अगला प्रश्न है, अभय हो गए थे तुम से क्या तात्पर्य है? यानी कि मृत्यु के भय से मुक्त होना। जागो फिर एक बार कविता किस छंद में रचित है? तो यह कविता भी मुक्त छंद में रचित है। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। अमृत संतान किसे कहा गया है? चूँकि ये सारे प्रश्न जागो फिर एक बार कविता से ही उद्धृत है, उसी से बनाए गए हैं, इसलिए बार बार इसका जो कि रिपीट नहीं किया गया है। जैसे जागो फिर एक बार कविता में अमृत संतान किसे कहा गया है? तो उत्तर होगा भारतवासियों को, तथा इसका तात्पर्य यह है कि देवपुत्र। अगला प्रश्न है, कवि निराला का बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर होगा सूर्य कुमार, क्योंकि रविवार के दिन पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी में आधुनिक काल का गोरखनाथ ऑर्डरदानी के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, छायावाद का महेश किस कवि को कहा जाता है? तो पंत प्रसाद निराला को सम्मिलित रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो आलोचकों ने छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में या हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रणेता कवि कौन है? या कि मुक्त छंद का प्रवर्तन आविष्कार किस कवि ने किया था? तो इसका भी उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, इस कविता में यानी कि जागो फिर एक बार कविता में सैंधव शब्द किसके लिए आया है? तो उत्तर होगा सिंध देश के घोड़ों के लिए। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता में तापत्रय से क्या तात्पर्य है? तापत्रय से तात्पर्य है 3 प्रकार के ताप, यानी कि 3 प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक। कई बार दैविक की जगह आध्यात्मिक भी आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के ताप हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में मृत्युंजय व्योमकेश से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा महादेव अर्थात शिव जी। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित दीर्घ कविताओं के नाम बताइए। तो उत्तर होगा सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। दीर्घ कविता की जगह लंबी कविता शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है, और ये दोनों जो कविताएं हैं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा प्रबंधात्मक दीर्घ कविताएं हैं, और छायावाद की महत्वपूर्ण पूंजी है। संपूर्ण हिंदी साहित्य की कलात्मकता की दृष्टि से, सामासिक शब्दावली की दृष्टि से, अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से, हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता की दृष्टि से, और निराला के एक उत्कृष्ट कोटि के रचनाकार को परखने के लिए इन रचनाओं का नाम लिया जा सकता है, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। 3 गुण कौन कौन से हैं? तो 3 गुण हैं, सतगुण,
रजगुण और तमगुण, ये 3 प्रकार के गुण बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमने इन तीनों चर्चाओं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण कवि है, महाकवि हैं, छायावाद के आधार स्तंभ है, हिंदी में प्रगतिवाद के प्रस्तोता हैं, एक प्रयोगशील, एक क्रांति द्रष्टा कवि है, सामाजिक चेतना के उत्कृष्ट कवि है, सामाजिक क्रांति के उत्कृष्ट कवि हैं, जिन्होंने एक प्रकार से युगांतकारी भूमिका हिंदी साहित्य में निभाई है। आप इसे पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।